स्टूडेंट बीकॉम पार्ट थर्ड के प्रथम पेपर इनकम टैक्स लाइन अकाउंट में आज का हमारा टॉपिक कृषि आय यानी एग्रीकल्चर इनकम पर है। आज के इस व्याख्यान में हम आयकर के दृष्टिकोण से कृषि आय क्या होती है, कौन सी आय कृषि आय में शामिल की जाती है, कौन कौन सी आय कृषि आय नहीं होती है तथा कृषि आय के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या प्रावधान हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आप में से कई विद्यार्थी किसान परिवार से होंगे तथा हम जानते हैं कि हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि यानी खेती बाड़ी पर आश्रित है। किसान कृषि भूमि पर फसल उगाता है जिससे वे अपने स्वयं तथा अपने परिवार का पेट भरता है तथा यदि उससे अधिक फसल होती है तो वो उसको बाज़ार में बेचकर आय प्राप्त करता है। सामान्य रूप से आपको ये जानना ज़रूरी है कि कृषि आय पर कर नहीं लगाया जाता है क्योंकि केंद्रीय सरकार हमारे देश में भारत में केंद्र सरकार को कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार नहीं है तथा किसी भी राज्य सरकार ने कृषि आय पर कर संबंधी नियम नहीं बनाए हैं। इसका तात्पर्य यह निकला कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार कृषि आय पर कर लगा सकती है। भारत में किसी व्यक्ति की कितनी भी कृषि आय हो वह कर मुक्त होती है। आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) में कृषि आय के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार निम्नलिखित आय कृषि आय मानी जाती है। उसमें पहला है किसी कृषि भूमि से प्राप्त किराया या राजस्व। यदि किसी किसान ने अपनी भूमि को खेती हेतु या कृषि कार्य हेतु किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर उठा दी हो तो ऐसे व्यक्ति को यदि कोई किराया प्राप्त हुआ है या राजस्व प्राप्त हुआ है, चाहे वो मुद्रा में प्राप्त हो चाहे वे फसल के रूप में प्राप्त हो, कृषि आय मानी जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपके हैं कृषि भूमि पर कृषि कार्यों से आय। यदि किसान स्वयं ही कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता हो तो उससे उसको जो आय होगी वह कृषि आय मानी जाएगी। कृषि कार्यों से मतलब ये है कि जब किसान कृषि कार्य करता है तो उसमें दो प्रकार की क्रियाएं आती हैं, जिसमें से प्रथम है प्राथमिक क्रियाएं, जिसमें भूमि जोतने से पौधा निकलने की क्रिया तक की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। इसके अलावा द्वितीय क्रियाएं होती हैं जिसमें पौधा निकलने के बाद यानी प्राथमिक क्रियाओं के बाद फसल को बाज़ार में बेचने से पूर्व तक की सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे पौधा निकलने के बाद उसकी गुड़ाई करना, निराई करना, सिंचाई करना, कटाई आदि करना, ये सारी क्रियाएं द्वितीय क्रियाएं मानी जाती हैं। तो अगर किसी ने इन कार्यों को किया है कृषि भूमि पर, ऐसी कृषि भूमि जो कि भारत में स्थित है, यदि उसने किया है तो वो कृषि आय मानी जाएगी यानी कृषि आय की श्रेणी में शामिल की जाती है। अगर किसी ने सिर्फ द्वितीय क्रियाएं करी हों और प्राथमिक क्रियाएं नहीं की हों तो ऐसी आय को कृषि आय नहीं माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसान ने भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने से क्रियाएं की हों, उनसे आय प्राप्त हुई हो तो वह भी कृषि आय मानी जाती है। अगर किसी किसान का, किसी व्यक्ति का कृषि भूमि के ऊपर ही कोई फार्म हाउस के रूप में मकान बनाया हो तो उस मकान से होने वाली आय को भी कृषि आय में
शामिल किया जाता है। ये मकान कृषि भूमि पे बना होना चाहिए तथा उस व्यक्ति के स्वामित्व में होना चाहिए। ये उस मकान से जो आय प्राप्त करता हो, उस मकान का उपयोग भी कृषि कार्यों में होने आवश्यक है, जैसे कि फसल को रखने के लिए उपयोग किया जाता हो। अगर उस ऐसे मकान का प्रयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है तो ऐसी आय को हम कृषि आय नहीं मानते हैं। कुछ और इस तरीके की कृषि आय हैं जिनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई वृक्ष वगैरह लगाए हों तो उन वृक्षों की बिक्री से होने वाली आय भी कृषि आय में शामिल की जाती है। इसके अलावा अगर किसी ने बीजों की बिक्री करता है तो उससे आय प्राप्त होती है, वो भी कृषि आय मानी जाती है। इसी प्रकार से आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कुछ व्यक्ति नर्सरी का काम करते हैं, फूल और लताएँ उगाते हैं, उनको फिर बेचते हैं, उनसे होने वाली आय को भी कृषि आय माना जाता है। यदि कोई ऐसी एक फर्म है जिसके सभी साझेदार यानी उस फर्म के द्वारा कृषि कार्यों को किया जाता है तो ऐसे फर्म के द्वारा साझेदारों को प्राप्त पारिश्रमिक और पूंजी पर ब्याज भी कृषि आय मानी जाएगी, इस स्थिति में कि भाई वे फर्म पूर्ण रूप से कृषि कार्य कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ आय ऐसी होती हैं जो लगती तो कृषि आय हैं लेकिन वास्तव में कृषि आय नहीं होती हैं। उनके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे मुर्गी पालन से आय, मधुमक्खी के छत्ते से आय, भूमि पर हाट बाजार लगाने से आय, अनायास उगे पेड़ों की बिक्री से आय, डेयरी फार्मिंग से आय, ईंट के भट्टे से होने वाली आय, खड़ी फसल की खरीद, खानों से रॉयल्टी प्राप्त अगर किसी को हुई है तो वह भी कृषि आय नहीं मानी जाती है, मक्खन और पनीर बनाने से आय, फार्म हाउस में टीवी सीरियल शूटिंग से प्राप्तियाँ। तो ये कृषि आय इसलिए नहीं मानी जाती हैं कि कृषि आय होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो कृषि भूमि और एक उस पर कृषि कार्य किया जाए। अगर किसी ने कृषि कार्य नहीं किया, कृषि कार्य जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक प्राथमिक कार्य और एक द्वितीयक कार्य। अगर इसमें से कोई सा भी एक छूट जाता है तो फिर वो कृषि आय यानी द्वितीयक क्रियाएं अगर की जाएं, प्रथम नहीं की गई हों तो वो कृषि आय नहीं मानी जाती है। जैसे भूमि पर हाट बाज़ार लगा दिया, अब कृषि क्रियाएं नहीं की गई हैं इसलिए इसको कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। आयकर अधिनियम में कर निर्धारण वर्ष 1974-75 के बाद वैसे तो कृषि आय पे कोई कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन कृषि आय के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को गैर कृषि आय भी हो सकती है, यानी उसे अगर अन्य साधनों से आय हुई हो तो यहाँ पर उसकी कर दायित्व ज्ञात करते समय कुछ प्रावधान बताए गए हैं और या यूँ कहना चाहिए कि एक तरीका बताया गया है, उसके अनुसार ही उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है या टैक्स की गणना की जाती है। लेकिन ये निम्नलिखित दो परिस्थितियों में ही की जाती है, जबकि किसी व्यक्ति की गत वर्ष में शुद्ध कृषि आय 5,000 रुपये से ज़्यादा हो। अगर 5,000 से कम कृषि आय है तो फिर इस प्रकार से गणना करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध कृषि आय का मतलब ये है कि कृषि आय से जो आय हुई है उसमें जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं, कृषि आय को करने के लिए जितने भी खर्चे किए गए हैं उनको घटाने के बाद बची शुद्ध आय से हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुल आय शुद्ध कृषि आय को छोड़कर मूल करमुक्त, जिसे हम बेसिक करमुक्त सीमा बोलते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तभी हमें इस प्रकार से इस तरीके को कर देयता ज्ञात करते समय ज्ञात करनी है। हम सभी जानते हैं कि आज 60 वर्ष से कम आय के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रुपए तक आय कर मुक्त है। 60 साल से ऊपर वालों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए है
और 80 साल से अधिक के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए है। तो यदि इन दोनों में से कोई एक भी होता है, यदि कृषि आय 5,000 रुपये से ज़्यादा है, शुद्ध कृषि आय, या उसकी जो अन्य आय है वो शुद्ध कृषि आय को छोड़कर मूल करमुक्त सीमा से अधिक हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को ध्यान में रखते हुए ही कैलकुलेशन करनी है। उसका तरीका कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम स्टेप 1 के अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे टैक्स, ये मानते हुए कि उसकी जो अदर इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए है और एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए है, तो इसकी टोटल जो इनकम होगी वो 7 लाख रुपए होगी। इस 7 लाख रुपए पर आयकर अधिनियम में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनके अंतर्गत कर की गणना की जाएगी। दूसरे स्टेप में हमें एग्रीकल्चर इनकम और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको जोड़कर उस पर कर की गणना करनी है। जैसे अभी इस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताया कि उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए में बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख रुपए, 60 साल से कम हो तो, अगर उससे अधिक हो तो 3 लाख रुपए, और 80 वर्ष से अधिक हो तो उस स्थिति में 5 लाख रुपए जो बेसिक एग्जम्पशन है उसको जोड़कर फिर कर की गणना की जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा और वो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। इसके ऊपर हमारे यहाँ पर अभी हाल में हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स 4% दिया गया है, वो जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से उसकी कुल कृषि आय पर कर योग्यता ज्ञात कर ली जाएगी। सामान्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृषि आय पर कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कृषि आय के साथ साथ ही अन्य गैर कृषि आय भी हो तो उसके कर ज्ञात करते समय ऊंची दर से या नीची दर से कर लगाया जाए, इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि किसी की गैर कृषि आय कम हो तो उस पे कम दर से उसे कर का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी उसकी गैर कृषि आय अगर अधिक है तो उसको ऊंची दर से यहाँ पर कर का भुगतान करना होता है।